हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। एचपी टेट प्रिपरेशन सीरीज़ में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नेक्स्ट चैप्टर जो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। ठीक है, इस चैप्टर के हम बेसिक्स पढ़ेंगे थोड़े से, फिर उसके बाद एमसीक्यूज़ देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जाते हैं। और इस चैप्टर से आपको एक या दो क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। एक क्वेश्चन तो पक्का पूछा जाता है और कई बार दो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपके एचपी टेट के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। प्रीवियस चैप्टर्स पर वीडियोस हैं, वो नहीं देखी हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल साइकिल के बारे में, बट उसके पहले अगर आपने अभी तक भी वानी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। आप मुझे टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी डीएम कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए सेल साइकिल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात आती है सीक्वेंस की कि जो सेल साइकिल है उसका सीक्वेंस क्या है। तो सेल साइकिल जो है हमारा ये शुरू होता है G1 फेज़ से। ठीक है, G1 S G2 और उसके बाद आता है हमारा M फेज़। क्लियर होगी बात? यहाँ पर साइड में लिख देती हूँ मैं, G1 उसके बाद S उसके बाद G2 और फिर आता है M फेज़। जो ये तीन फेजेज़ हैं हमारे G1 S और G2, G1 S और G2 यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आते हैं हमारे इंटरफेज़ के अंदर। ठीक है, ये जो है ये प्रेपरेटरी फेज़ है और लॉन्गेस्ट फेज़ होता है सेल साइकिल का जो इंटरफेज़ है वो, और इंटरफेज़ के अंदर ही आते हैं G1 S और G2 फेज़ हमारा। ठीक है, फिर आता है हमारा M फेज़। ठीक है, जो एक्चुअल फेज़ है जहाँ पर न्यूक्लियस की डिवीज़न होती है, और न्यूक्लियस की डिवीज़न जो होती है उसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद होती है साइटोकाइनेसिस। ये यहाँ पे देख रहे हो आप, ये है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। क्लियर होगी बात? कैरियोकाइनेसिस किसकी डिवीजन है? न्यूक्लियस की। साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म की डिवीजन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। और जो पूरा सेल साइकिल है ये हमें माइटोसिस में भी देखने को मिलेगा और मियोसिस में भी देखने को मिलेगा। सबसे पहले आता है हमारा G1 फेज़। ओके, तो G1 फेज़ जो है इसमें सेल जो है प्रिपेयर कर रही है डिवाइड होने के लिए। ठीक है, न्यूक्लियस जो है क्योंकि उसने डिवाइड होना है तो उसके लिए सेल जो है वो प्रिपेयर हो रही है। तो जो साइज होगा सेल का वो बढ़ेगा। G1 फेज़ की बात कर रही हूँ मैं, साइज़ जो है बढ़ेगा। सेल जो है यहाँ पर मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी। ओके, RNA प्रोटीन्स की सिंथेसिस जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, और ATP की प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। ये बात होगी G1 की। फिर इम्पॉर्टेंट फेज़ आता है हमारा S फेज़। S फेज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको हम सिंथेटिक फेज़ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फेज़। और G1 को हम गैप 1 बोलते थे और G2 को गैप 2 बोलते हैं। सिंथेसिस फेज़ इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो DNA है वो रेप्लिकेट होता है। DNA रेप्लिकेशन हमें देखने को मिलती है S फेज़ में सेल साइकिल के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो DNA है वो उसका जो अमाउंट है वो डबल हो जाता है S फेज़ में। साथ में जो हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं DNA में पाई जाती हैं उनकी भी डुप्लीकेशन होती है। एंड जो एक हमारा ऑर्गेनेले होता है सेंट्रियोल, वो भी इस ही फेज़ में रेप्लिकेट करता है। ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं हमारे S फेज़ के जो आपको नहीं भूलने हैं। क्लियर होगी बात? फिर आता है हमारा G2 फेज़। G2 फेज़ आएगा S फेज़ के बाद। ATP प्रोडक्शन यहाँ पर भी बढ़ेगी। ठीक है, स्पिंडल फाइबर जो है वो भी बनना शुरू होंगे। प्रोटीन और RNA की सिंथेसिस जो है वो हमें देखने को मिलेगी। ठीक है जी, फिर आगे हम पढ़ेंगे जो हमारे प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टेलोफेज़ है, यानी कि जो हमारा M फेज़ है। ठीक है, M फेज़ है, माइटोटिक फेज़ भी हम इसको बोलते हैं। उसके बाद देखो सेल डिवीजन होगी, हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। उसके बाद एक फेज़ आता है G0 फेज़। इसको हम क्वोशंट स्टेज भी बोलते हैं। क्वोशंट स्टेज भी बोलते हैं। यहाँ पर सेल जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है और सेल इस फेज़ में सेल साइकिल को एग्जिट कर देती है और तब तक डिवाइड नहीं करेगी जब तक उसको हम बोले नहीं। ठीक है, कुछ सेल में ऐसा होता है कि जो सेल है सेल साइकिल को उसने एग्जिट कर दिया और वो तब तक डिवाइड नहीं होगी जब तक उसको बोला नहीं जाएगा।
ठीक है जी। तो ये बात होगी थोड़ी सी हमारे सेल साइकिल के बारे में, जहाँ से जो चीज़ें आपको याद रखने की हैं, एक है इंटरफेज़, सबसे बड़ा फेज़ होता है सेल साइकिल का। ओके, प्रेपरेटरी फेज़ होता है इंटरफेज़, एक्चुअली डिवीजन एम फेज़ में होती है। ठीक है जी। और जो हमारा एस फेज़ है वहाँ पर मेनली जो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन है यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, और सेंट्रियोल जो है वो भी रेप्लिकेट होते हैं हमारे एस फेज़ में। चलो आगे बात करेंगे थोड़ी सी माइटोसिस के बारे में। जो हमारा माइटोसिस है उसको हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। इक्वेशन डिवीजन बोलने का क्या कारण है कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ नहीं होता है माइटोसिस में। अगर जो पेरेंट सेल है उसका क्रोमोसोम नंबर 2n होगा तो जो डॉटर सेल बनेगी, जैसे ये डॉटर सेल बन गई है, इनका नंबर भी 2n ही होगा, क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। जबकि हम मियोसिस की बात करें उसको रिडक्शनल बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाता है, 2n से n हो जाता है, और वहाँ पर 4 डॉटर सेल्स बनती हैं। ठीक है जी। और जो हमारी माइटोसिस है ये हमें देखने को मिलती है सोमैटिक सेल्स में। कौन सी सेल्स में? सोमैटिक सेल्स में। और मियोसिस हमें देखने को मिलती है जर्म सेल्स में। चलिए अब फेजेस देखते हैं। जो हमारा माइटोसिस है, इंटरफेज़ देख लिया हमने, है ना, जो इंटरफेज़ में हुआ G1S G2 फेज़ हमने देख ली, ये सब आएंगे इंटरफेज़ के अंदर। फिर आते हैं प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़। ये फेजेस आपको ऐसे ही याद करने हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास प्रोफेज़। प्रोफेज़ में देखो ये थी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपेयर हो गई। ये जो सेंट्रियोल थे ये अलग अलग पोल्स पर पहुँच गए। ठीक है, स्पिंडल फॉर्मेशन होना यहाँ पर शुरू हो जाती है। और यहाँ पर कुछ ऑर्गेनेलीज होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडीज़ और न्यूक्लियोलस हैं, ये सारे डिसअपेयर हो जाते हैं हमारे प्रोफेज़ में। ठीक है बात। फिर आता है मेटाफेज़। अब मेटाफेज़ में जितने भी क्रोमोसोम हैं ये सारे ये एक प्लेट पर आ जाते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट इसको हम बोलते हैं, या फिर मेटाफेज़ प्लेट भी हम इसको बोलते हैं। यहाँ पर सारे क्रोमोसोम जो है वो अलाइन हो जाते हैं, और यही फेज़ है जहाँ पर हमको जो क्रोमोसोम है बिल्कुल क्लियरली विजिबल होते हैं। इनकी हम मॉर्फोलॉजी बहुत अच्छे से देख सकते हैं मेटाफेज़ में। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। देखो ये जो आप बीच में स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको मैं डिटेल में बनाती हूँ। बीच में है हमारा ये सेंट्रोमेयर। क्या है? सेंट्रोमेयर है। अब ये जो सेंट्रोमेयर होता है इसके बाहर एक प्रोटीन होती है जिसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर बोलते हैं। ये जो काइनेटोकोर प्रोटीन होती है ये स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच होने में मदद करती है। ओके, और इसके बाहर होते हैं फिर हमारे इस तरह से क्रोमोसोम, और ये ऊपर से आए हमारा स्पिंडल फाइबर। ठीक है, ये है स्पिंडल फाइबर्स, ये आए। अब ये जो काइनेटोकोर प्रोटीन है, मैंने क्या काम बताया कि स्पिंडल फाइबर जो हैं इनसे अटैच होने में मदद करती हैं, और ये बीच में क्या है हमारा सेंट्रोमेयर है। क्लियर होगी इतनी सी बात? यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तभी मैंने बताया। फिर आता है हमारे पास एनाफेज़। अब जो एनाफेज़ है यहाँ पर जो सेंट्रोमेयर है, देखो ये जो पीछे सेंट्रोमेयर था ये स्प्लिट हो गया, और जो क्रोमैटिड्स हैं ये अलग अलग पोल्स की तरफ आना, सेपरेट होना शुरू हो गए। ठीक है जी। फिर आ गया एंड वाला फेज़ हमारा टीलोफेज़। यहाँ पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है फिर से बनना शुरू होगी, जितने भी ऑर्गेनेले थे ER, गोल्जी, न्यूक्लियोलस सब फिर से रीअपेयर हो गए। ठीक है जी। इसके बाद होती है साइटोकाइनेसिस। पीछे हमने पढ़ा था सेल साइकिल में साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होती है? साइटोप्लाज्म की डिवीजन। क्या होती है? साइटोप्लाज्म की डिवीजन। अब एनिमल सेल में कुछ अलग तरह से होती है, प्लांट सेल में कुछ अलग तरह से होती है। ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझा दूँ तो जो एनिमल सेल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एनिमल सेल जैसे देखो यहाँ ऐसे था ना टेलोफेज़ में। ठीक है, रफ सा डायग्राम बना रही हूँ। यहाँ पर क्या होता है, कुछ इस तरह से यहाँ पर फरोज बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, सेंट्रीपिटल डिवीजन इसको हम बोलते हैं। फरोज जो हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं, और फिर जो सेल्स हैं वो हमारे अलग अलग हो जाते हैं। ये बात हुई हमारी एनिमल सेल की। अगर हम प्लांट सेल के बारे में बात करें तो वहाँ पर डिवीजन कैसे होती है? प्लांट सेल में देखो जैसे ये है हमारे पास प्लांट सेल। ठीक है,
ये टेलोफेज आया तो यहाँ से अंदर की तरफ जो है वो फरो बनना शुरू होती है जिसको हम बोलते हैं सेल प्लेट। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल प्लेट कहाँ बनती है, तो सेल प्लेट बनती है साइटोकाइनेसिस के टाइम पर। ठीक है जी। फिर जैसे देखो अंदर की तरफ फोर्स लग रही है तो सेल जो है वो कुछ इस तरह से पिचक जाएंगे, इस तरह से। ओके, और दो सेल्स के बीच का कनेक्शन हमने पढ़ा था, दो सेल्स के बीच का कनेक्शन क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, और साइड में जो हमारा मिडिल लैमेला होता है जो कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है। तो इस तरह से जो प्लांट सेल है वो डिवाइड करती है। एनिमल सेल हमने पीछे देख लिया, तो ये भी हमने पढ़ ली। साइटोकाइनेसिस, पूरा माइटोसिस यहाँ से हमारा क्लियर होना चाहिए। फिर बात करेंगे थोड़ी सी मियोसिस के बारे में, क्योंकि मियोसिस खुद में ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। मियोसिस को हमने क्या कहा, मियोसिस को हमने बोला कि ये क्या है, रिडक्शनल डिवीजन है। रिडक्शनल डिवीजन क्यों बोला इसको, क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है। अगर पेरेंट सेल में 2n था तो जो डॉटर सेल बनेंगी उसमें n हो जाएगा। ठीक है, और जो अगर और एक पेरेंट सेल से हमारे पास कितनी सेल्स बनती हैं, 4 डॉटर सेल्स जो हैं वो बनती हैं। ठीक है जी। और जो मियोसिस है ये हमें किन सेल्स में देखने को मिलती है, जर्म सेल्स में देखने को मिलती है। जो हमारा प्रोफेज़ 1 है इसके अंडर कुछ फेजेस आते हैं जो ये हैं हमारे पास, ध्यान से देखेंगे। देखो प्रोफेज़ 1 के अंडर कुछ फेजेस हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ठीक है, इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, ला ज़रा पानी दे दे, कुछ इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड देन डाइकाइनेसिस। अब ये जो पांचों फेजेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन हमें यहीं से देखने को मिलता है मेनली। सबसे पहले आता है लेप्टोटीन। जो लेप्टोटीन है यहाँ पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है धीरे धीरे जो डिसअपेयर होना शुरू हो जाती है। डिसअपेयर पूरी नहीं होगी, ठीक है, पूरा एंड जब प्रोफेज का होगा तब डिसअपेयर होगी, बट डिसअपेयर होना शुरू हो जाती है। क्रोमैटिड्स विजिबल हो जाते हैं और इस फेज़ को हम क्या बोलते हैं, बुके फेज़ भी बोलते हैं। बुके फेज़ या फिर बुके स्टेज भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं और क्रोमैटिड्स बन जाते हैं। चलो उसके बाद आएगा जाइगोटीन। जो जाइगोटीन है यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम जो है उनकी पेयरिंग होना शुरू हो जाती है, यानी कि साइनेप्सिस हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये देखो साइनेप्सिस बिगिन। जो साइनेप्सिस हैं वो फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, जिससे हमारा जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है वो बनना शुरू हो जाएगा। देखो 2 क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, इनकी पेयर होना शुरू हो गया। ये जो पेयरिंग होना शुरू हुई इसी को हमने बोला कि साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है वो बनना शुरू हो गया। जैसे ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है, इनके बीच में कुछ इस तरह से कनेक्शन बनना शुरू हो गया, जिसको हमने बोल दिया साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्सिस जिसको हमने बोल दिया। फिर आ गई हमारे पास पैकेटीन स्टेज। कौन सी स्टेज आ गई, पैकेटीन। पैकेटीन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना इसके बाद जो होती है क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। ठीक है, क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर हमें देखने को मिलती है। ये देखिए क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलती है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में वो एक्सचेंज होता है। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, और इसी वजह से जो वेरिएशन होती है पेरेंट्स और उनके ऑफस्प्रिंग्स के बीच में, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही। देख ली बात। फिर आ गया डिप्लोटीन। डिप्लोटीन भी इंपॉर्टेंट फेज़ है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है वो डिसॉल्व हो गया। ठीक है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है वो ख़त्म हो गया। अब एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखो ये एक्स शेप, इसको हमने बोल दिया क्याज़्मा। क्या बोल दिया, क्याज़्मा फॉर्मेशन। जो क्याज़्मा या फिर क्याज़्मेटा फॉर्मेशन है ये हमें देखने को मिलती है डिप्लोटीन स्टेज में। ठीक है जी। फिर डाइकाइनेसिस आ गया लास्ट वाला। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है पूरी डिसअपेयर हो जाएगी। ठीक है, क्रोमोसोम कंडेंस हो जाएंगे, बाकी सारे जो न्यूक्लियोलस ER है, गोल्जी बॉडी है, सब डिसअपेयर हो जाएंगे और क्याज़मेटा भी टर्मिनलाइज हो जाएगा, क्याज़मेटा भी ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर। और जो सेंट्रियोल है फिर से पोल्स की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। होगी बात सही। प्रोफेज़ 1 हमने पढ़ लिया। देखो यहाँ पर सारी चीज़ें बताई हैं। प्रोफेज़ 1 में क्या क्या हुई,
क्रोमोसोम कंडेंस हुए, न्यूक्लियर एनवल्प टूटा और क्रॉसिंग ओवर होगी। फिर आती है मेटाफेज 1 की बारी। मेटाफेज 1 में वही जितने भी सारे होमोलोगस क्रोमोसोम है इक्वेटर में आ जाएंगे, जो मेटाफेज प्लेट है वहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। एनाफेज 1 में जो क्रोमोसोम है अपने अपने पोल की तरफ जाने लगेंगे। टेलोफेज 1 में क्या होगा, जो क्रोमोसोम है अपने पोल पे इकट्ठे हो गए, फिर से पूरा जो न्यूक्लियर एनवल्प है वो आना शुरू हो गया, ऑर्गेनेले आना शुरू हो गए, फिर यहाँ पर डिवीजन हो गई। अब बन गए 2 सेल्स। अब ये जो 2 सेल हैं ये दोनों जाएंगे अलग अलग प्रोफेज 2 में। प्रोफेज 2 में गए, मेटाफेज 2 में गए, एनाफेज 2 में गए, और एंड में कितने डॉटर सेल्स मिल गए हमें? 4 डॉटर सेल्स हमें मिल गए एट द एंड ऑफ मियोसिस। ठीक है जी, ये मियोसिस 1 थी। यहाँ से आगे मियोसिस 2। मियोसिस 2 जो है वो बिल्कुल माइटोसिस की तरह देखने को हमें मिलती है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गए होंगे दोनों कॉन्सेप्ट, मियोसिस माइटोसिस का भी और सेल साइकिल का भी। अब चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी जल्दी। चलो साथ साथ में आंसर देंगे क्योंकि हमने पढ़ लिया है अभी। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर्स ड्यूरिंग। डीएनए रेप्लिकेशन हमें किस फेज में देखने को मिलती है? G1 है, S है, G2 है, G0 फेज है। रेप्लिकेशन डीएनए की हमें S फेज में देखने को मिलती है, साथ में वहाँ पर सेंट्रियोल की भी रेप्लिकेशन होती है जो हमारा S फेज होता है, और S फेज को हम सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ मियोसिस 1। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स हमने किस स्टेज में देखा? बताएंगे किस स्टेज में देखा हमने? डिप्लोटीन में देखा, लेप्टोटीन में, जाइगोटीन में या पैक्टिन में देखा? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो था, जिसको हमने साइनेप्सिस भी बोला, जहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम जो है उनकी पेयरिंग होती है, ये हमने देखा जाइगोटीन में देखा, है ना। डीएनए अमाउंट बिकम हाफ इन द फेज। जो डीएनए का अमाउंट है वो किस फेज में हाफ होता है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया था आपके दिसंबर के टेट में। तो डीएनए का अमाउंट जो हाफ होगा ये होगा हमारे एनाफेज 2 में। डीएनए का अमाउंट जो है वो हाफ हो जाएगा एनाफेज 2 में। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन सेल साइकिल अभी पीछे पड़ा था। सबसे पहले G1S G2 MES, पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है। सीक्वेंस क्या है? G1S G2, ये तीनों क्या है इंटरफेज के अंदर आते हैं, और M फॉर माइटोटिक फेज। सेल प्लेट इज लेड ड्यूरिंग, अभी पढ़ा। सेल प्लेट कहाँ पर बनती है? साइटोजेनेसिस में, कैरियोकाइनेसिस, इंटरफेज, नन ऑफ दिस। सेल प्लेट बनती है साइटोकाइनेसिस में, साइटोकाइनेसिस में। साइटोजेनेसिस नहीं होगा, यहाँ पर होगा साइटोकाइनेसिस, ठीक है। जहाँ पर साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है वहाँ पर सेल प्लेट बनती है। इन माइटोसिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपेयर। कहाँ पर डिसअपेयर होते हैं? डिसअपेयर हमने देखा पहले ही फेज में, प्रोफेज में ही। और रीअपेयर कहाँ होना शुरू हो जाते हैं? टेलोफेज में फिर से रीअपेयर हो जाते हैं, है ना। क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? अब मुझे बताएंगे क्रॉसिंग ओवर जो है हमें कौन से फेज़ में देखने को मिलती है? कमेंट करके बताएंगे सभी कि क्रॉसिंग ओवर जो है वो हमें कौन से फेज़ में देखने को मिलती है, और रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होती है? जीन्स की रिकॉम्बिनेशन के लिए, जिस वजह से फिर आगे वेरिएशन हमें देखने को मिलती है, ठीक है जी। रेप्लिकेशन ऑफ सेंट्रियोल कहाँ पर होती है? अभी मैंने शुरू में बता दिया था आपको, एस फेज में सेंट्रियोल की भी रेप्लिकेशन होती है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज ऑब्जर्व्ड इन, क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस किस फेज में होते हैं? प्रोफेज 1 में। चलो लॉन्गेस्ट स्टेज शुरू में बताया, सबसे लंबी स्टेज इंटरफेज, जहाँ पर G1, S एंड G2 फेज आते हैं। स्पिंडल अपरेटस इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द माइटोसिस। जो स्पिंडल अपरेटस हैं कहाँ से फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं? प्रोफेज से ही शुरू हो जाते हैं। क्रोमोसोम स्ट्रक्चर कैन बी ऑब्जर्व्ड बेस्ट ड्यूरिंग, सबसे अच्छा क्रोमोसोम स्ट्रक्चर अगर हमें देखना हो तो किस फेज में देखेंगे? हम देखेंगे मेटाफेज में, जहाँ पर पूरी मेटाफेजिक प्लेट जो है, इक्वेटोरियल प्लेट जो है, वहाँ पर अलाइन होते हैं क्रोमोसोम। ओके, ईस्ट में जो सेल साइकिल है उसकी ड्यूरेशन कितनी होती है? वहाँ पर होती है 90 मिनट की पूरी सेल साइकिल ईस्ट में। ड्यूरिंग एस फेज, एस फेज में डीएनए का अमाउंट क्या हो जाता है? ट्रिपल हो जाता है, डबल वही रहता है, डबल हो जाता है, ठीक है, डीएनए का अमाउंट एस फेज में।
ओके, विच ऑफ दीज सेल्स डू नॉट डिवाइड, आपकी बुक में ही है कि कौन सी सेल जो है डिवाइड नहीं करती हैं। तो हार्ट सेल डिवाइड नहीं करती हैं जब तक कोई इंजरी ना हो तब तक। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। ड्यूरिंग सेल डिवीजन स्पिंडल फाइबर अटैच टू क्रोमोसोम एट अ रीजन, मैंने डायग्राम बना के दिखाया था आपको। सेल डिवीजन के टाइम पर जो स्पिंडल फाइबर जो होते हैं कहाँ पर अटैच होते हैं? काइनेटोकोर पे, काइनेटोकोर पे अटैच होते हैं। क्याज़मेटा इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग, अभी पढ़ा क्याज़मेटा एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ये भी पूछ लेते हैं कई बार कि एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर कौन सा होता है, तो वो होता है हमारा क्याज़मेटा। ये बनता है डिप्लोटीन में, जो हमारा प्रोफेज 1 के फेजेस होते हैं मियोसिस 1 में, वहाँ पर बनता है क्याज़मेटा। ठीक है, ओके गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना। अभी तक भी वानी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।